हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 की हिस्ट्री। हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। कब, कैसे, कब, कहाँ और कैसे। इससे पहले कि हम शुरू करें, थोड़ा सा याद कर ले कि हम कक्षा 6 में और कक्षा 7 में क्या पढ़े थे। आपको याद होगा कक्षा 6 में हमने आदि मानव से शुरू किया था। मानव के क्रमिक विकास को हमने जाना था। आदि मानव जो विभिन्न और प्राणियों के साथ जंगल में रहते थे। मानव का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। शुरू के जो मानव थे वो बिल्कुल पशु तुल्य था। जैसे पशुओं का बिहेव होता है, मानव का बिहेव भी बिल्कुल पशु जैसा था। लेकिन मानव और पशुओं से मानव ने अपने आप को विकसित कर लिया। दिमाग का विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ और धीरे धीरे मानव आज के मानव तक पहुँचे। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। लाखों वर्षों का ये विकास रहा। शुरू के मानव आप देख सकते हैं। स्क्रीन में एक आदि मानव का चित्र आप देख रहे हैं। ये गुफा के बाहर बैठा हुआ कुछ कर रहा है। शायद आप पहचान रहे होंगे कि ये अपने औजारों से, अपने हथियारों से कुछ बना रहे हैं। तो आदि मानव ने शुरू के मानव के पास तो कोई हथियार नहीं होता था। ये और जीवों से और वन्य जीवों से जो है डरते थे। बाद में मानव ने हथियारों का आविष्कार कर लिया। इनके शुरू के हथियार थे पत्थर के हथियार। इनके जो शुरू के हथियार थे वो अनगढ़, बेडोल, टेढ़े मेढ़े होते थे। लेकिन काफ़ी समय बाद, यानी कि ये उत्तर पाषाण काल की बात है, उस उत्तर पाषाण काल में भी मानव ने और भी बहुत सारी बातें सीखी। ठीक है ना। उत्तर पाषाण काल के उत्तरार्ध में मानव ने आग की खोज भी कर ली। आदि मानव क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, ये सब आपको पता होगा। इनको, यानी कि शुरू के मानवों को आग का ज्ञान नहीं था, तो ये भोजन कच्चा ही खाते थे। कंद, फल मूल और बाद में शिकार किए उसको कच्चा ही खाते थे। वस्त्र नहीं था इनके पास आज की तरह, तो पेड़ों के छाल, पशुओं के खाल ये पहनते थे। और रहने के लिए इनके पास आवास, घर नहीं था, तो ये पेड़ों पर या गुफाओं में रहते थे। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक इनका विकास, क्रमिक विकास चला। बाद में इन्होंने अपने हथियारों को एक नया रूप दिया, यानी कि इन्होंने हथियारों को नुकीला बनाना सीख लिया। तो जब पत्थरों के हथियारों को ये नुकीला बनाना सीख गए तो इनके, यानी कि शिकार करने में और आसानी हुई। तो इस प्रकार से आपने बहुत लंबी कहानी आपने कक्षा 6 में पढ़े हैं। ठीक है ना। धीरे धीरे मानव के शारीरिक विकास हुआ। लोग एक जगह पर रहने लगे। ठीक है ना। पहले इनका जीवन खानाबदोश जीवन होता था। ये घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। इनको जहाँ भोजन मिल जाता था वहीं पर ये रहते थे। कुछ दिनों बाद उस स्थान को छोड़ देते थे। छोड़ने का कारण होता था भोजन न मिलना। ऐसे स्थान पर चले जाते थे जहाँ पर इनको भोजन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से लाखों साल ऐसे ही इनका जीवन बीता। बाद में काफ़ी समय बाद इन्होंने खेती की खोज कर ली। जब खेती की खोज हुई तो इनका खाना बदोश जीवन समाप्त हो गया
अब ये एक जगह रहकर जो है अपना गुजारा करने लगे। जब एक जगह पर रहे तो एक सामाजिक परिकल्पना का भी विचार यानी कि इनके मन में आया, यानी कि एक जगह पर मिलजुल कर रहने लगे। इससे पहले आग की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना, पहियों का आविष्कार इन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय के अंतराल से मानव की इस क्रमिक विकास में जो बहुत समय लगा, और इस दौरान धीरे धीरे एक सामाजिक ताना बाना का आविष्कार हुआ और लोग एक जगह पर जो है रहने लगे। तो जब एक जगह पर रहने लगे तो जो लोग होते थे, तो अपने में से जो बड़े बुजुर्ग या बुद्धिमान होते थे वो उस कबीले का मुखिया होता था, और धीरे धीरे वही राजा बना और एक सामाजिक व्यवस्था कायम हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मानव काफ़ी विकास किया, धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था कायम की, ठीक है ना, गणराज्य बने, छोटे छोटे कबीले जो है वो गणराज्य बना, ठीक है ना, उसके राजा बने। और इस प्रकार से लगभग ये आप देख सकते हैं आदि मानव का एक चित्र, ये शिकार करते हुए। तो आदि मानव का ये जो क्रमिक विकास रहा, यानी कि उस आदि मानव से लेके लगभग 700 एडी तक, 700 एडी तक उनका ये विकास रहा। यानी कि इस 7वीं शताब्दी तक आपने देखा होगा कई सारे राजा महाराजा, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सारे शासन तंत्र कक्षा 6 में आपने पढ़ा। कक्षा सात में आपने पढ़ा विभिन्न राजवंशों का शासन। उसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है ना, कई सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते हैं, जिसमें महमूद गजनबी का नाम सुना आपने, मोहम्मद गोरी, उसके बाद महमूद गजनबी, इनका आक्रमण होता है। तो भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर ये विदेशी ताकतें कई बार भारत में आक्रमण किए, और 1500 शताब्दी के आसपास भारत में मुग़लों का आक्रमण हुआ और भारत में मुग़ल राज कायम हुई, जिसमें मुग़लों का पहला शासक बाबर था। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर जहांगीर, उसके बाद औरंगज़ेब और अंततः बहादुर शाह जफ़र। इनके यानी कि अंग्रेज़ों के भारत में आगमन तक कक्षा 7 में आपने पढ़ा। लगभग ये यानी कि 700 से लेके 1700 शताब्दी तक, अर्थात लगभग 1000 वर्षों का इतिहास आपने कक्षा 7 में पढ़ा। तो आज हम कक्षा 8 में शुरू करेंगे पहला पाठ, कैसे, कब और कहाँ। तो इसमें आप देखेंगे मुग़लों के बाद भारत में अंग्रेज़ आए, ठीक है ना, लगभग 1600 शताब्दी में भारत में अंग्रेज़ आए, और वो एक व्यापारी बनकर आए, एक कंपनी बनाकर भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद था भारत से व्यापार करना, और तत्कालीन समय के जो शासक थे उनसे अनुमति प्राप्त करके वो भारत से व्यापार करने लगे। लेकिन इस व्यापार करने के दौरान उन्होंने देखा भारत की राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी। इन अस्थिरता का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी ताकतें बढ़ाई और धीरे धीरे भारत के राज्यों को हड़पने लगे, और
अंततः एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का राज कायम हो गया। तो धीरे धीरे कक्षा 8 में आप इस पूरे विवरण को धीरे धीरे आप जानेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कब, कैसे, कब और कहाँ पाठ के अंतर्गत कि सबसे पहले यानी कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस बात को ज़रा पता करते हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। पुराने समय के बहुत सारे चीज़ें, जैसे महाभारत, पहले रामायण, रामायण की कथा जो है ये कब शुरू हुई, कितने साल पहले राम राज्य था। ये ज़रूरी नहीं है कि उस डेट को हम याद रखें। कभी कभी ऐसा लगता है इतिहास एक उबाऊ सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है ऐसा लगता है, लेकिन इसका जो है परिप्रेक्ष्य बदला है। इसको ये उबाऊ नहीं है। देखिए, कोई भी नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विगत जो ज्ञान है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए ज़रा, कोई अक्षर ज्ञान किए बिना हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य पढ़ सकते हैं? तो पहले हम अक्षर ज्ञान करते हैं, उसके बाद आगे की अध्ययन करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। ऐसे ही पुराने समय में जो था उसको जाने बिना हम नवीन कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते। पुराने समय में इतिहास की जो परिभाषा आप लिखते थे, जानते थे, इतिहास पुराने समय की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से परिभाषाएं पढ़ते थे आप। उसमें डेट को याद रखना बड़ा टिपिकल होता था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो तारीख हम याद रखें। रामायण, उसके बाद महाभारत की कथा आपने सुनते हैं, महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई, किसके बीच हुई, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे चीज़ें, जैसे आप कहीं किसी को चाय पीते हुए देखते हैं, ठीक, तो तब प्रश्न आता है मन में कि ये चाय पीने की आदत भारत में कब से शुरू हुई। वो डेट शायद किसी को पता नहीं होगा और वो ज़रूरी भी नहीं है। जब हम किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं तब प्रश्न आता है ये ट्रेन कब चली, कब शुरू हुआ, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है जब देखते थे हम कि पहले पक्षियों की तरह हम भी उड़ना चाहते थे, तो हमने ऐसा यंत्र बना लिया कि हम एक साथ सैकड़ों लोगों को लेके उड़ सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि ये कब से शुरू हुई। ज़रूरी नहीं है कि उसको हम जानें। उस दौरान, उस अवधि में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो काम के हैं। जैसे राम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, उस समय की व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाएं, अर्थतंत्र, सामाजिक ताना बाना किस प्रकार का था, इसको जानना ज़रूरी है। ऐसे प्रत्येक चीज़ें, जैसे चाय का उदाहरण दिया मैंने, चाय कब शुरू हुई, तो शायद अंग्रेज़ जब से भारत में आए, अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत करवाई थी। तो वो डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है, कि ज़रूरी है कि उस दौरान हुआ क्या था। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका यानी कि उन घटनाओं को याद रखना है, उन घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उस दौरान क्या हुआ था, ये यानी कि तारीखें कौन सी थी, समय कौन सा था, एक डेट बाय डेट, उसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उस दौरान क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं घटित हुई जो हम आज के नवीन ज्ञान से जोड़कर कुछ सीख सकते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, तारीखें कौन सी तारीखें। जिस प्रकार से भारत में अंग्रेजी राज कब कायम हुआ ये जानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उस दौरान हुआ क्या था।
देखिए भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस दौरान लगभग 250 पौने 300 साल के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में राज किया। इस दौरान बहुत सारे अंग्रेज शासक गवर्नर जनरलों ने शासन किया, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स से शुरू हुआ बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने भारत में शासन किया। भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत, ठीक है ना, क्लाइव नामक, बाद में वो गवर्नर जनरल बना था, उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है ना। उन्होंने अपने एक मातहत को जिसका नाम था जेम्स रेनल नाम था, उन्होंने यानी कि क्लाइव ने उनको एक जिम्मेदारी दी कि भारत का नक्शा तैयार करने के लिए। ये ज़रूरी था उनके लिए। देखिए पॉइंट को जानना ज़रूरी है कि रेनेल को उन्होंने आदेश दिया कि भारत का नक्शा तैयार करो। इससे उनको कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, किन क्षेत्रों में अंग्रेजी राज्य कायम हो सकती है, वहाँ के शासक कौन है, वहाँ के जनजीवन कैसा है, वहाँ के लोगों का आचार विचार कैसा है, लोग काम क्या करते हैं, उनकी आमदनी का स्रोत क्या है, उन क्षेत्रों के यानी कि मिट्टी भूमि किस प्रकार की है, कौन कौन से फसल पैदा होता है, उसके बाद वहाँ कौन कौन से जीव पाले जाते हैं, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनों में कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, ये सारा विवरण उन्होंने यानी कि इस नक्शे में जो है नक्शा बनाने के बाद जो है ये सारा विवरण उनसे उन्होंने मंगवाया और वो सर्वे किया। सर्वे के बाद उनको रिपोर्ट दी। तो ये तारीखें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उस दौरान जो घटना घटी। देखिए ये रेनेल ने जो नक्शा बना के दिया था ये महत्वपूर्ण है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, हम अवधियाँ तय कैसे करते हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अब देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री, स्कॉटलैंड इंग्लैंड से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप समूह है, वहाँ अलग से एक शासन तंत्र चलता है। तो स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था और वो राजनीतिक दार्शनिक था जिसका नाम था जेम्स मिल। नाम था जेम्स मिल, ठीक। उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसमें उन्होंने भारत को यानी कि 3 हिस्सों में बांटा। भारत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने भारत को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, ठीक, और तीसरा था ब्रिटिश या ईसाई। 3 कालखंडों में उन्होंने इसको बांटा। अब क्या ये सही था, ये जो कालखंडों में बांटा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, शायद उनके विचार से सही था, ठीक है ना। उनका सोचना था, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यहाँ बर्बर जाति के लोग रहते हैं, ये सामाजिकता नहीं समझते। तो एक
उनका सोचना था यदि भारत में अंग्रेजी राज कायम रखना है तो ये जो जातियां हैं, बर्बर जातियां हैं, इनको सभ्य बनाना पड़ेगा, इनको अंग्रेजी संस्कार से जो है शिक्षित करना पड़ेगा। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम सोचते हैं कि इस प्रकार से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटना क्या उचित था, तो जैसे कि मिल का विचार था, उनके हिसाब से सही भी था, क्योंकि उन्होंने भारत में जो व्यवस्थाएं देखी, जातिगत व्यवस्थाएं देखी, सामाजिक व्यवस्थाएं देखी, राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी, उसके हिसाब से ये सही था। ठीक है ना। जिस प्रकार से भारत में विभिन्न धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इसमें भले ही कहने को कहते हैं कि मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आपस में इनमें काफ़ी वैमनस्य है। विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। और ये जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो जाति होती है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और इस वजह से वो जो अन्य जातियां हैं, ठीक है ना, अन्य जातियों को वो कमतर रखते हैं। उससे नीचे आता है क्षत्रिय, ठीक है ना, वो शासन तंत्र चलाते हैं और जो है व्यवस्थाएं देखते हैं। फिर आता है वैश्य, इनका काम होता है यानी कि व्यापार करना, कृषि आदि करना। और जो अंततः जो निम्न जाति के अंतर्गत शूद्र या दलित आता है, वो सबसे निम्न जातियां थी। तो ये जो उच्च जाति के लोग थे, इन जातियों को यानी कि ये दलित या शूद्र जाति को बिल्कुल इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार करते थे। यानी कि ये ऐसा सोचना था इनके छू देने से भी उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। उनके साथ बहुत ही बर्बरता का व्यवहार किया जाता था। इनका तो ऐसा सोचना था कि इनका साया भी किसी पर पड़ जाए तो उसकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, वो अपवित्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था कायम की कि ये लोग यदि किसी बस्ती में आए तो दोपहर को आने के लिए कहा जाता है, ताकि उस समय उनका साया बहुत छोटा बना रहे और किसी पर उनकी साया भी न पड़े। तो इतनी घृणा करते थे। इनको कहीं पूजन स्थल, सार्वजनिक स्थान जैसे पानी का कुआं आदि में जो है जाने की इजाज़त नहीं थी। ये जातियां, इनके पास कोई धन दौलत नहीं होता था, कोई संपत्ति नहीं होती थी, ज़मीन जायदाद नहीं होता था। ये जो बाकी जो 3 जातियां हैं, इन तीनों जाति के काम ये शूद्र जाति के लोग करते थे। काम उनका करते थे, लेकिन इनके साथ बहुत बर्बरता का व्यवहार होता था। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, जेम्स मिल ने, ठीक है ना। तो अब उन्होंने सोचा कि एक ही मानव और दूसरे मानव के प्रति ऐसे बर्बरता का व्यवहार, ऐसे जो है उच्च नीच का व्यवहार, तो उनको ये व्यवस्था अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने लिखा। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने जो 3 कालखंडों में बांटा वो उनके हिसाब से सही था। तो ब्रिटिश कालखंड में उन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज कायम हो चुका है और इसको यदि लंबे समय तक बनाए रखना है तो भारत की जो सामाजिक ताना बाना है, राजनीतिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्थाओं पर यानी कि शिक्षा के माध्यम से जो है अंग्रेजी राज कायम करना होगा, यानी कि अंग्रेजी संस्कार उसमें डालना होगा। इस प्रकार से उन्होंने लिखा। अब एक अगला पॉइंट हम लेते हैं, अवधियाँ। ये हो गया अवधियाँ कैसे, अगला पॉइंट लेंगे हम औपनिवेशिक क्या होता है। देखिए, जब कोई बाहरी देश के व्यक्तियों द्वारा, समूहों द्वारा किसी अन्य देश में आकर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना, सब कुछ को बदलकर अपनी व्यवस्था कायम करना चाहता है और कायम करता है, तो इस व्यवस्था को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं
तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया। भारत में वो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन यहाँ राज्य स्थापित किया और यहाँ के पूरे समाज पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा कर उनकी संस्कार, उनकी संस्कृति को यहाँ पर थोपा। इसलिए भारत को यानी कि अंग्रेज़ों का उपनिवेश भी कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद आपको समझ में आया होगा। अब एक प्रश्न लेते हैं कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है कैसे? देखिए, ये एक ग्रहण योग्य शिक्षा हो सकता है। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने तत्कालीन समय में अपने कामकाज का, अपने राजनीतिक व्यवस्थाओं का पूरा विवरण, ठीक है ना, उन्होंने यानी कि पूरा रिकॉर्ड रखा। उन्होंने क्या किया? तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना वो सोचते थे ये ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवा दिए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार बनवाए और जगह जगह संग्रहालय भी बनवाए। आपको अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक संग्रहालय आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक संग्रहालय है। इसमें जो सरकार का जो कामकाज होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। आप यदि सोचते हैं कि अशोक के समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी, ठीक है ना, उसका कोई रिकॉर्ड आप यदि ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेज़ों के समय के सारे कामकाज यदि आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि इन्होंने ये बना रखा है, देखिए ये संग्रहालय। तो ये जो है ग्रहण योग्य बातें हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश का सरकार जो है, प्रत्येक देश के गवर्नमेंट इस प्रकार के संग्रहालय बनाती है और इसके लिए उन्होंने यानी कि ये ज़रूरी भी है संग्रहालय बनाना। इसमें क्या होता है, उस समय द्वारा घटित चीज़ें, क्या क्या घटना घटी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, ठीक है ना, जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन से विकास कार्य कहाँ किया जाना है, ये सारी व्यवस्था का रिकॉर्ड जो है रखते हैं। जैसे उस समय अंग्रेज़ों के समय में कौन कौन से युद्ध लड़े, जैसे 1857 की क्रांति आप जानते होंगे। यदि ये क्रांति सफल हो गई होती तो शायद हम लगभग 100 साल यानी कि 90 साल पहले आज़ाद हो गए होते। अंग्रेज़ों ने उस क्रांति को पूरी तरह से दबा दिया था, वो क्रांति फेल हो गया था। तो उसका जो रिकॉर्ड है, उस समय ये क्रांति क्यों हुई, ठीक है ना, लोगों के बीच में जो है किस प्रकार से रोष था अंग्रेज़ों के प्रति, ये सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो वर्तमान समय में भी सरकार जो है ये सर्वेक्षण होता है, ये सारे सर्वेक्षण करा के उसका अभिलेख तैयार करके रखते हैं। तो अगला एक पॉइंट लेते हैं, सर्वेक्षण का क्या महत्व है। सर्वेक्षण, देखिए, कोई भी काम करना है, ठीक, उस काम को सुचारू रूप से सही ढंग से करने के लिए पहले सर्वेक्षण कराई जाती है। अब लगा लीजिए जैसे कि पिछले सरकार यानी कि हमारा मोदी सरकार को देख लीजिए, इन्होंने देखा कि भारत के लगभग 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। बड़ी लज्जाजनक बात है। तो उन्होंने एक सर्वे कराया, सर्वे से पता चला कि 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। जब सर्वे का रिजल्ट आया तब उन्होंने अपने माध्यम से पूरे देश में करोड़ों टॉयलेट बनवा दिए। ऐसे ही
लोगों के पास आपने सुना होगा कि पहले खाता नहीं होता था, बैंक खाता नहीं होता था, तो उन्होंने एक बैंक खाता यानी कि खोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया और करोड़ों खाता खुलवा दिए, जिससे जनता को फ़ायदा हो रहा। कहीं कोई रेलवे लाइन बिछानी है, वो लाइन कहाँ से कहाँ तक गुजरेगी, ठीक है ना, किन किन शहरों से यानी कि किस किस गांव को उसमें जोड़ा जाएगा, उस यानी कि रेल पथ को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, उस रेल पथ में पड़ने वाले कितने पुल बनेंगे, कितने छोटी छोटी नदियाँ होगी, उस पर पुल बनाने होंगे, पूरा सर्वेक्षण होता है। उस सर्वेक्षण के आधार पर कार्य विधि तैयार होती है और अंततः वो काम होता है। तो ये सर्वेक्षण बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सर्वेक्षण अब लगा लीजिए, कई सारे सर्वेक्षण के नाम आपने सुना होगा, जिस पर आपने एक नाम तो ज़रूर सुना होगा, जैसे जनगणना, ठीक है ना। ये जनगणना अभी 2021 में होगा, देखिएगा आपके घर घर तक भी लोग आएंगे इसको जानने के लिए यानी कि करने के लिए। तो वर्तमान समय में बहुत सारे और सर्वेक्षण भी होता है, जैसे वैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है, पुरातत्वीय सर्वेक्षण होता है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण होता है, वन सर्वेक्षण होता है, विभिन्न जीव जंतुओं का सर्वेक्षण होता है। इस प्रकार से सर्वेक्षण के माध्यम से ही गवर्नमेंट को पता चलता है कहाँ कौन सी समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जाए। अब एक अंतिम पॉइंट लेंगे हम कि अधिकृत रिकॉर्ड्स जो है क्या पता नहीं चलता, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न यानी कि आर्काइव में, लेखागार में, संग्रहालय में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। क्या वो सारे रिकॉर्ड सही है? शायद नहीं। देखिए, उस समय अंग्रेज़ों के दौरान जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो बिल्कुल अंग्रेजी शासन से यानी कि उनके हित के लिए ही वो बना। उस दौरान आम जनता की क्या राय थी, आम जनता क्या सोचते थे, इससे उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अंग्रेज़ों के जिसमें भला हो सकता है, अंग्रेज़ों के जिसमें प्रशंसा हो सकती है, ऐसे कामकाज का रिकॉर्ड्स मिलेगा। तो वर्तमान समय में जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड्स क्या गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई रिकॉर्ड्स बिल्कुल सच्चे होते हैं? शायद नहीं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा विभिन्न और जो चैनल्स है, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके द्वारा जो रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से और वो बेहतर होता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। गवर्नमेंट अपने यानी कि कहीं बुराई ना हो, गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए रिकॉर्ड्स भी गलत कर सकते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो अखबार या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान समय के, ये सारे रिकॉर्ड्स इनके सही है। और गवर्नमेंट के पुराने समय के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से, ठीक है ना, तत्कालीन समय के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, आम जनता की क्या स्थिति थी, ठीक है ना, उनके आय के क्या स्रोत थे, वो क्या क्या काम करते थे, कौन कौन सी परेशानियां उनको होती थी, ये सारे रिकॉर्ड्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सारे चीज़ अधिकृत रिकॉर्ड से पता नहीं चलता। तो आज हम काफ़ी कुछ पहले पार्ट के अंतर्गत आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कुछ पाठ के पीछे कुछ प्रश्न हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करना होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं पाठ के पीछे सही और गलत के कुछ प्रश्न हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। क्या ये सही है? आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई या ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज़ों में से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। जस्ट अभी चर्चा किया मैंने कि आम लोग क्या सोचते थे, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलता है। वो तो
गवर्नमेंट के हित में ही रिकॉर्ड्स तैयार करते थे। तो ये वाला पोर्शन जो है यानी कि प्रश्न आपका गलत होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला भी आपका सही होगा। ये तीनों सही गलत का प्रश्न आपने जान लिया। अब पाठ के आधार पर जो भी हमने आज आपको बताया उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर भी हमने चर्चा तो कर दिया, उसके बावजूद भी देखिए कुछ प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें समस्या क्या थी? आपको पता है जेम्स मिल ने 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री ने राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसमें वो कालखंड था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इसमें पूछा गया है समस्याएं क्या थी, तो ये 3 समस्याएं हमने दिखाया है। देखिए, यह विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था, इस काल विभाजन के उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। ये आपके ये समस्याओं के बारे में हमने चर्चा कर दिया, ठीक है ना। अब एक अगला प्रश्न आता है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अभी आपने देखा होगा वो आर्काइव, ठीक है ना, संग्रहालय, अभिलेखागार आदि के लिए, तो उसके लिए उत्तर इस प्रकार से बनेगा कि सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। उसके बाद तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवा दिए, ठीक है ना। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय और संस्थान भी बनवा दिए। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस रिपोर्टों के उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? अभी मैंने जो व्याख्यान दिया इसके लास्ट में इन सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा किया, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप बनाइएगा। पुराने अखबारों से जो जानकारी पुराने अखबारों से जानकारियाँ पुराने अखबारों के इतिहास से जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होता है, घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। फिर पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। ये कुछ प्रश्नों के उत्तर आपका इस प्रकार से बना, ठीक है। नेक्स्ट एक 5वां क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों के उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौने बनाने वाली कंपनी को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं? तो देखिए, अभी हमने कई उदाहरण दिए थे कि ये सर्वेक्षण क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमने रेलवे का उदाहरण दिया था, एक रेलवे पथ बनाना है तो उसके लिए सर्वेक्षण क्यों ज़रूरी होता है, तो उसका कुछ उत्तर हमने इस प्रकार से बनाया। सर्वेक्षण के कुछ उदाहरण जैसे ये जनगणना हो गया, चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, और भी लिख सकते हैं, रेलवे पथ बनाने के लिए सर्वेक्षण, कहीं कोई पुल निर्माण होना है उसका सर्वेक्षण, ठीक है ना। ये विभिन्न सर्वेक्षण होता है। इसमें जो दे रखा है, खिलौने बनाने वाली कंपनियां सर्वेक्षण करके पता करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार के खिलौने पसंद है। यदि वो ऐसे खिलौने बना दिया जिनको बच्चे पसंद नहीं करेंगे तो उनका बिकेगा कहाँ, फिर तो बेकार हो जाएगा उनका कंपनी। इसलिए पहले सर्वेक्षण करवाती है कि किस प्रकार के उनको खिलौने चाहिए, उसी प्रकार के खिलौने बनाते हैं। इस प्रकार से स्कूल में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार क्या करते हैं, सर्वेक्षण करवाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में,
और उसके लिए जो है इस प्रकार से किया जाता है। इतिहासकारों के सर्वेक्षण के लिए महत्व क्या है? इतिहासकार सर्वेक्षण से विभिन्न जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमने आपको दिखाया। इसके अलावा भी आपको बताऊं, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है। स्क्रीन पे मैं थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के जो है इसको दिखाऊंगा, ताकि आपको इन छोटे छोटे प्रश्नों पर भी आप गौर कर सके। देखिए, ये प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे राजकुमार आर्थर को किसकी पदवी दी गई थी? ये है ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न इसमें से मैं दिखा रहा हूँ। इन प्रश्न में जो आपको इस पाठ को विकसित करने के लिए ज़रूरी समझते हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक, ये कुछ प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, भारत में ब्रिटिश इतिहासकार लिखे, उसमें महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, ये वाला प्रश्न हो गया। इतिहास में की किताबों सारी तारीखों का महत्व किसके आधार पर तय होता था? ये प्रश्न है। एक प्रश्न ये है। उसके बाद ये एक प्रश्न है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब किसने लिखी? ये उत्तर है। ये सब पाठ के आधार पर हमने तैयार किया है। तो ये सारे प्रश्न देख लीजिएगा और इसके उत्तर भी जो है आप देने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है। पाठ के पीछे वाले जो प्रश्न उसको तो सही सही लिखेंगे ही, साथ ही साथ इन छोटे छोटे कुछ प्रश्नों का उत्तर भी आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना? वीडियो को पॉज कर करके जो है इसको लिख लीजिएगा। पूरा पाठ आपका इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। काफ़ी देर तक इस पाठ को विकसित करने में आपने सहयोग किया। ठीक है ना? मेरा एक प्रारंभिक प्रयास था ये। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपके जो भी सुझाव हो आप सुझाव बॉक्स में डाल सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे ओर से डाले गए विभिन्न वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक, यूट्यूब चैनल में जाके मेरा नाम लिखकर यदि सर्च करेंगे तो मेरे द्वारा डाले गए वीडियो, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। आप अपने अनुसार उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।